जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल स्टडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको डिस्कशन करते हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में लुसेंट साइंस के बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 800 प्लस क्वेश्चन का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चन है, जिसे आपको यहाँ पे देखने से पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका के बारे में कोशिकाओं का आकार और आपात विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, तो ये क्या है, गलत है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन कौन सा है जो सही नहीं है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है पादप में रंग प्रदान करने का काम करता है। ये क्लोरोप्लास्ट थ्री टाइप्स के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। जो कोशिका का जीव द्रव्य है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के जीवित अंश द्रव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो माइकोप्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो हिस्टोन कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लौक में डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो वैसा पदार्थ जो डीएनए में रहता है और आरएनए में नहीं रहता है वो थाइमिन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम्स होते हैं, तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो जो जीन होता है वो गुणसूत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने किया था। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। तो डीएनए के दो स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। डीएनए एक तंतु गक्ष से आरएनए में आनुवांशिक सूचना
के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए अंगुली छाप की प्रयोग माता पिता, बलात्कारी और चोर की पहचान के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका सही है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुषत्व के लिए एक्स और वाई जो संरचना है ये उत्तरदायी है, यानी कि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मेल में एक्स और वाई पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण सेल का जो विभाजन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्य अवस्था के द्वारा किया जा सकता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में या तो आरएनए या फिर डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। तो इस प्रकार इसका सही है तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो सर्वप्रथम टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीन विषाणु एचआईवी द्वारा होता है, तो रिट्रो वायरस के द्वारा होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किससे कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैलिसस है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइबोजोबियम है। अगला प्रश्न है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो मटर में पाया जाता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सहजीवी। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकीकृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल पर निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्यूडोमोनास, यानी वो जीवाणु का नाम है अस्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो खाद्य परिरक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में मदद करता है, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसमें टेम्परेचर उसका घट जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो जनन दर होती है वो कम हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु अपघटन को किण्वीकरण कहा जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंध है? तो जो छत्रक है वो कवक का रूप होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य खाद्य छत्रक यानी जो मशरूम होता है क्या होता है? तो जो मशरूम होता है वो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होना, यानी जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो वो फूल जाता है। अगला प्रश्न है ईस्ट एक है, तो ईस्ट क्या है? तो ईस्ट कवक होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्विन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है ईस्ट को। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो प्रतिजीवी पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस कवक से बनते हैं। अगला प्रश्न है खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो खुजली रोग स्कैबिज है वो कवक के द्वारा होता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? तो जो लाइकेन होता है वो शैवाल का सहजीवी होता है। तो शैवाल और कवक का क्या होता है? सहजीवी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोल कहते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो जो लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेन होता है। जहाँ पे प्रदूषित हवा होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगता है, तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ की हवाएं प्रदूषित है। अगला प्रश्न है आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो जो आयोडीन है वो लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान शैवालों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो शैवाल स्वपोषित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉड सिल्क कहा जाता है? तो पॉड सिल्क स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का कारण सुपोषण होता है। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न है चिलगोजा निम्न में से एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा पाइन की प्रजाति के पौधे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। जलीय फर्न जैसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह एजोला है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी के बारे में सच नहीं है? तो जो संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये क्या है? सही नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? तो जो सहचर कोशिकाएं हैं वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है, यानी कि जो दाल होती है ये किस कुल की फसल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेगुमिनोसी। लेगुमिनोसी कुल की जो दाल होती है वो होती है। अगला प्रश्न है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू, यानी आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। अगला प्रश्न है मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफीन डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो डेलोनिक्स रजिया रफीन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। अजादिराचा इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम, यानी नीम का वैज्ञानिक नाम अजादिराचता इंडिका है। अगला प्रश्न
कार्पस इंट्रिगा डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर है कटहल, यानी कटहल का वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस इंट्रिगा है। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है आकस्मिक जड़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल जड़, यानी जड़ जो होता है मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है। मूली किसका एक उदाहरण है? तो जो मूली है वो जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्यों तने का रूपांतरण नहीं होता है? क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो जो प्याज का बल्ब है ये तने का रूपांतरण है। अरबी का जो घनकंद है ये भी तने का रूपांतरण है। जो शकरकंद का कंद है ये तने का रूपांतरण नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही। आलू क्या है? तो आलू डंठल है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना आलू है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। तो ये भूमिगत तना है, यानी जो अदरक है वो क्या है? भूमिगत तना है। अगला प्रश्न है, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदरक। जो अदरक है ये प्रकंद का उदाहरण है। हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो जो हलवी होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। तो तना के से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी पाउडर सुखाया हुआ प्रकंद होता है, यानी उसका प्रकंद के भाग को सुखा करके उससे हल्दी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा बेल है। प्याज में खाद्य भाग है, यानी प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल पर्ण जो होता है उसका खाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो जो प्याज में खाद्य पदार्थ होता है वो सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य खाद्य एवं जल का चालन करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। अगला प्रश्न है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। तो जो पादप होते हैं वो प्रतान के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत सुमेलित को चुनना है, सही को नहीं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अदरक प्रकंद है, ये सही है। प्याज मांसल पर्ण, ये भी सही है। आलू मूल है, ये क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कह देते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो उभयलिंगी फूलों के बारे में उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी के उपयोगी भाग ताज़ा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा वोल्विया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। अगला प्रश्न है, परागण डैश है? तो जो परागण होता है वो परागकोश से स्टिग्मा तथा पराग का संचार है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को
एनिमोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पक्षियों द्वारा की गई परागण को और ऑर्निथोफिली कहा जाता है। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल सेब होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची को नट में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, टमाटर क्या है? तो टमाटर फल है। वह एक संग्रहित फल है। इसमें से कौन सा है जो संग्रहित फल है? तो शहतूत संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची फल का मांसल एरिल खाया जाता है। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार थैलेमस टमाटर का खाया जाने वाला होता है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो पुष्पी पादपों के बीज बीजपत्र से निर्मित होते हैं। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो निषेचन पे, यानी निषेचन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना अनिषेची जनन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार परिनिषेचन नहीं है। अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणिज युग्मक बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी लाइकोपीन है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है। तो पपीते में पीले रंग का कारण कैरिकाजैथिन है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेइन की उपस्थिति है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल जो होता है इसे कुनैन बनाया जाता है, जो मलेरिया की बीमारी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो कवक। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया में उपयोगी अंश पत्ते एवं सूखे फल होते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अधपके फल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कौन से पेड़ है जिसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है दालचीनी, यानी दालचीनी के जो छाल होते हैं उसी को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई रेशा तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम बिना पके फल के कैटेलक्स से प्राप्त किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स प्यूरिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समूहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो समूहनी पौधों में पानी ऊपर जाइलम के द्वारा जाता है। जाइलम के द्वारा जल याद करने का तरीका है ज से जाइलम, ज से जल, और जो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो फ्लोएम के द्वारा पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पौधे में जाइलम की उपस्थिति से जल का वहन होता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो पौधे में जो फ्लोएम होता है वो आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों की आयु का पता लगाने हेतु कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना करके
उसकी आय का पता लगाया जा सकता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क क्वेकर्स से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका डी आंसर सही है। पत्तों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का संगठक धातु है। अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन ए और एक कारक आर नीचे दिए गए, यानी स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन दिया हुआ। तो पढ़ते हैं कौन सही है कौन गलत है। पत्तियों का रंग हरा होता है, तो सही है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका रीजन भी क्या है? सही है, वैलिड है, सही है। तो इस प्रकार इसका सही है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो इसका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो खाना बनाने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण किसके द्वारा होता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगीकरण हरे पौधों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है वही अभिकथन और कारण वाला है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही विकल्प को चुनें। तो इसका दोनों क्या है, अभिकथन और कारण भी सही है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल रंग के क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी प्रकाश है हरा रंग और सबसे ज़्यादा प्रभावी है लाल रंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? तो लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, यानी दिन में सूर्य की प्रकाश होती है और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाली गैस ऑक्सीजन गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जल के विखंडन से आती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल के प्रकाश अवघटन से ऑक्सीजन विमोचित होती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन साइकिल की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी जल और ऊर्जा में पाइरूवेट का व्यवधान को पोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एटीपी। सही आंसर हो जाएगा इसका एटीपी। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे का शिथिल होना डैश की वजह से होता है। तो पौधे की शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेवार कारक है रंध्र, यानी रंध्र है तो उससे क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन होने लगती है, जिससे पौधे शिथिल पड़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तो बिंदु श्रवण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना श्वसन को कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अवायु, अ मतलब नहीं, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों के विकास के लिए आवश्यक सोडियम नहीं है, नहीं तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट का फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर, यानी मटर के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसको नाइट्रोजन से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन को भरपूर कर देते हैं। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और अन्य दाल, यानी जितनी भी दलहनी फसलें होती है उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर को मापने के लिए, यानी किसी पेड़ पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो कैल्शियम पौधों का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2,4-D, ये ऐसा मतलब कि रसायन है जो खरपतवार को नाश करने के लिए इसका प्रयोग किसान करते हैं। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन के प्रयोग से बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो साइटोकाइनिन रसायन है जो पौधों के विभाजन और गठन की को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन है जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम करता है। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टर्पिन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गन्ने का लाल संघाड़ किसके कारण बनती है? यानी जो गन्ने में लाल लाल रंग का उसका बीमारी लग जाता है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालेटोट्राइकम फैल्केटम। अगला प्रश्न है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग पिथियम डिबेरिनियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कर्नाल बंट एक बीमारी है, तो जो कर्नाल बंट बीमारी है वो गेहूं की है। पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होती है? तो पौधों में वाइट बर्ड रोग जिंक की कमी से होती है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो धान की खैरा रोग जिंक की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीठिका रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफियसियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन है जो इसमें नहीं है? तो धान में हरित बाल ये नहीं होता है, तो यही गलत है।
तो जो गलत चुनना है तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं कि मटर में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी पाई जाती है, बाजरा में अर्गट और चना में उक्टा। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का रचना किसने की थी? तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नस्ट हैकेल ने की थी। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन को पारिस्थितिकी अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो अर्थन टांसले ने इसको परिभाषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो परितंत्र किसको कहेंगे? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिससे वे रहते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र है। ये क्या है? सही नहीं है। सही क्या है उसको देख लेते हैं। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक और अजैविक हैं। फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या है? तो फ्लोरा और फाना का अर्थ पौधे और पशु होते हैं। फ्लोरा यानी कि पौधे और फाना मतलब पशु। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत होता है। वन देखा जाए तो प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक और झील भी क्या है? प्राकृतिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र खेत हो जाएगा, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निरूपण किया जाता है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी का नियंत्रण जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे तथा अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। खाद्य श्रृंखला में इसको समझाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मानव। तो जो खाद्य श्रृंखला में मानव होता है वो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है, क्योंकि ये घास और साग सब्जी भी खाते हैं और साथ ही साथ मीट मछली भी खाते हैं। तो इस प्रकार ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम। तो जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव करते हैं। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाते हैं। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक होती है? ये सबसे अधिक गंभीर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां। सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्रोन, घास मैदान, झील और सागर। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का कारण है लकड़ी का काटना। अगला, भारत में पारिस्थितिकी अनुसंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनो उन्मूलन यानी वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस। इसको पारिस्थितिकी का डाकू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनः स्थापना करना होता है? तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से यानी पेड़ पौधों को फिर से स्थापित करना कृत्रिम रूप से। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हरे पादपों द्वारा। अधिकतम ऑक्सीजन किस में उपलब्ध होती है? तो अधिकतम ऑक्सीजन पादप पल्लव पुंज में से प्राप्त होती है, यानी वैसे पादप जो जलों में रहते। वातावरण में ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है। तो जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो पौधों के द्वारा नियत रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है?
तो ऊर्जा जो है वो एक दिशा प्रवाह दर्शाता है, यानी एक दिशा में इसका प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। अगला प्रश्न है, एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो एड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है एक्स सीटू संरक्षण। क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो वन्य जीव गलियारों का संयोजन, ये उसके लिए खतरा नहीं है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल है। अगला प्रश्न, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है। इस प्रकार इसका आंसर सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, डैश प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानिकारक, यानी हानिकारक प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ, इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नैरोबी में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। NGT का पूरा नाम क्या है? तो NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण फसली भूमि है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि इको मार्क उसी को दिया जाता है जो पर्यावरण से उसको कोई हानि न हो। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो जो चिपको आंदोलन था वो वन कटाई से के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको गढ़ा था, यानी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधों को जो जल में पौधे होते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मरुदभिद किस दिशा में पनपते हैं? तो मरुदभिद उष्ण और शुष्क ये मिट्टी में पनपते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चांदी की पन्नी। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? जैव अपघटनीय पेपर है, यानी इसका अपघटन हो जाता है आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो कागज क्या है? निम्नकरणीय। निम्नकरणीय कहने का मतलब कि वो जल्दी से अपघटित हो जाता है, सड़गल जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो रबर। अगला प्रश्न है, निम्न प्रदूषकों में से कौन विघटित जैव विघटित है? तो जैव विघटित है वहित मल। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फ्लोरियर ने की थी। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जितने भी गैस है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो डॉप्सन क्या है? वायुमंडल ये ओजोन परत की लेयर को मापती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक के ऊपर है। यानी आर्कटिक के ऊपर जो भी ओजोन का लेयर है उसमें छिद्र पाया गया है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ये भीष्म गर्मी यानी कि गर्मी के दिनों में दिखाई देने लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो जो ओजोन परत होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण का कारण त्वचा कैंसर होने लगता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो त्वचा की क्षति पहुंचाने वाली यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रे। अगला प्रश्न, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें होती हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो वनस्पति के प्रकाश संश्लेषण की दर की कमी होने की संभावना होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना नहीं होता। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है अम्लीय वर्षा। यानी अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो जो कैडमियम प्रदूषण है वो इटाई रोग से होते हैं। कैडमियम और इटाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये वायु प्रदूषण के मूल स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो लाइकेन्स का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल्स कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा से जो मार्बल का क्षरण होती है, इसी को मार्बल कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव के एक हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोधक होता है और मृत्यु भी हो सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका ये कारक होता है। पर्यावरण को में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पे ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगला प्रश्न, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य एक कणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो जो CER होता है
ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट क्या है, यानी कि PAN क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौण प्रदूषक। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषण हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉग, यानी इसमें कोहरा और धुआं दोनों होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार यानी कि एक समझौता। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 2005 में प्रभावित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वातावरण में फ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल में बना था। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 ईस्वी में कौन बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसमें जो फैसले लिए गए थे वो था विकसित देश 2000 तक की पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी 2000 ईस्वी तक वो लोग जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसको वो पूर्ण रूप से इस पर क्या कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण इसमें से कौन है जो नहीं है? तो तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिर्श्रवण के होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। अगला प्रश्न है, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो जल प्रदूषण का उपचार बैग हाउस निस्पंदन, विंडो कंपोजिटिंग और अगला है प्रतिवर्ती परासरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती परासरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 130 डेसिबल, यानी इससे ज़्यादा वाला जो शोर होगा वो कान को क्षति पहुंचा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का इसमें से कौन है जो प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय, यानी ध्वनि प्रदूषण का ओजोन क्षय से कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा रोग। तो ध्वनि प्रदूषण का त्वचा रोग से कोई संबंध नहीं है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा और पानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, डैश में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो कार्बनिक अवशिष्ट सब्जी के छिलके में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण अनुकूलन ढंग नहीं है? तो इसका है थर्मल पावर। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो जैव आवर्धन का कारण आर्गेनोक्लोरीन है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो पर्यावरण संबंधी समस्या कौन नहीं है? तो वनरोपण नहीं है। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो जो चेरनोबिल महाविपदा आया था इसमें रेडियोधर्मी अवशिष्ट यानी कि परमाणु रिएक्टर क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। अगला है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सॉलिड वेस्ट
स्रज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो उभयचर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो लैटिन भाषा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ होता है। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो यूग्लिना की जो पोषण है वो होलोफाइटिक कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन ये फिर भी सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये कौन सा जीव है? तो इसका सही आंसर है एनेलिडा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो कौन सा है जो इसमें कीट नहीं है? तो मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। अगला प्रश्न है, फेरोमोन समान उत्पन्न किया जाता है। तो जो फेरोमोन्स है वो सामान्यतः कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो जो कीट होते हैं वो वात तंत्र से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो जो मकड़ियाँ होती है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो जो मकड़ियाँ होती है वो एरेक्निड्स के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आँखें होती है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो अधिकतम पैर सहस्राद के होते हैं। अगला प्रश्न है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो जो केकड़े हैं वो आर्थ्रोपोडा प्राणी के अंतर्गत आते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो जो नर मच्छर होते हैं वो पौधों के रस से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो ब्लड का कंज्यूम करती है। अगला प्रश्न है, यह सैग्यूबोरस होते हैं, यानी इसमें से कौन है जो सैग्यूबोरस होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर, यानी मच्छर सैग्यूबोरस होते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है? तो जो रेशम कीट है वो शहतूत की पत्तियों से पे उत्पन्न होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? तो रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो उसका श्वसन अंग है वातक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो खुला नाड़ी तंत्र कॉकरोच का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो मोलस्क परिवार से संबंधित घोंघा होता है। निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्क से है? तो मोलस्क का संबंध हेलियोटिस से होता है। ऑक्टोपस एक है, तो ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस मृदु कवची है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डियाँ वाला जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डियाँ वाला जीव कीवी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हेमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो हेमोटोड दांत मछली में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इनमें से मछली स्टारफिश नहीं है। वैसे नाम तो फिश है लेकिन ये मछली नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक मीन है? मीन यानी कि मछली। तो इसमें से मछली है फ्लाइंग फिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? तो एक प्रकार की इसमें मछली है अश्वमीन, यानी कि हर्ष मछली, हर्ष ये फिश। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो इसमें से कौन सी है जो मछली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालमन। सालमन क्या है? मछली है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली पफ्फर मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीटभक्षी मछली है। तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटभक्षी मछली गैम्बूसिया है, यानी जो गैम्बूसिया मछली होती है वो मच्छरों को खा जाती है। मछलियाँ कहाँ से श्वास लेती है? तो मछलियाँ गलफड़ा से सांस लेती है। आसूत जल में मछलियाँ क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो आसूत जल में मछलियाँ इसलिए जीवित नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पे परासरण मछली के शरीर के
तरल पदार्थों को पतला कर देता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बनाता है। तो जो एम्फीबिया है वो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से सांस मेंढक लेता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण कीलाओं के कारण अपनी रंग बदलती है। दोस्तों आप सभी को थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिपीडा नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो यानी जो एलिपीडा नाजा है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो हाथी का नाम है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न, डायनासोर थे। तो जो डायनासोर कब के थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्क्योपेप्टिक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। अगला प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो जो पेंगुइन चिड़िया होती है वो आर्कटिक में पाई जाती है, अंटार्कटिका में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, इसी को हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर है पक्षी। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक देना। यानी जो हम लोग जानवरों को दर्द निवारक खिलाते हैं तो फिर जब जानवर मर जाता है तो दर्द निवारक दवा उसी में रहता है। फिर उस मरे हुए जानवर को जब पक्षियाँ खाती है तो वो उसमें उसको प्रभावित करके उसको मार देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी छिपकली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पशु स्तनधारी है? तो जो कौन सा इसमें पशु है जो स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है जो प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? तो एकिडना। इसका सही आंसर हो जाएगा एकिडना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। यानी ये स्तनधारी हैं जो अंडे भी देते हैं। निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीम। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी कंटीला चिटिखोर है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन है? तो विशालतम स्तनधारी ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी है? तो नियततापी प्राणी ब्लू व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो सबसे बड़े बच्चों को जन्म देता है ब्लू व्हेल। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? तो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर चीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो नियततापी प्राणी चमगादड़ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जो डॉल्फिन है वो स्तनों में वर्गीकृत किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु गंगे डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनी डॉल्फिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन तंतु था? तो सबसे पहला सफल तंतु क्लोन भेड़ का था। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं। अगला प्रश्न है,